गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं। ये है न्यूज़ थोड़ा सा पुरानी, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखा जाए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्र, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैकिंग पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड एक तरीके से ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये वो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से जो सरकार है वो इमीडिएटर का काम करेगी। किनके बीच में? एक एम्प्लॉयर के बीच में और एक एम्प्लॉय के बीच में, यानी कि एक नियोक्ता के बीच में और दूसरा एक कर्मचारी के बीच में, एक नौकरी देने वाले के बीच में और एक नौकरी लेने वाले के बीच में सरकार जो है एक मीडिएटर का कार्य करेगी। किस तरीके से करेगी देख लीजिए। ये एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो बाजार की आवश्यकता के साथ कुशल कार्य शक्ति की आपूर्ति में सक्षम हो, ठीक है। एक तरीके से फ्रेंड देखिए, पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रवासी कामगार थे वो अपने अपने राज्य को लौट गए, अपने अपने घरों को लौट गए। इस स्थिति में क्या हुआ कि वो बेरोजगार हो गए। और क्या सिर्फ वो बेरोजगार हो गए तो क्या सिर्फ उनका नुकसान? तो नहीं, जब वो अपने अपने घरों को लौट गए तो एक कर्मचारी जो था, एक कंपनी जो थी जो इनको नियुक्त की थी, उनके पास भी तो वर्कफोर्स की कमी हो गई। यानी कि एक तरफ एक व्यक्ति जो है, एक कर्मचारी वो बेरोजगार हो गया और एक कंपनी जो है उसके पास वर्कफोर्स की कमी हो गई। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों चीज़ों की पूर्ति को करने के लिए सरकार के द्वारा असीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में क्या करेंगे? जो नियुक्ता होगा वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और जो एम्प्लॉय जिसको नौकरी की आवश्यकता है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपने अपने अनुसार जो है एक दूसरे की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। मतलब एक नौकरी के लिए जिसको नौकरी देना है वो उनको नियुक्त करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से मीडिएटर का काम सरकार कर रही है। तो आप इसमें जो है, जो नियुक्ता होगा वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर अपनी प्रोफाइल बना सकता है और जिसकी सहायता से जो कर्मचारी होगा और कर्मचारी जो है अपने लिए नौकरी ढूंढ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही है इसमें। इससे जो फायदा आप देखेंगे, एक तरीके से कर्मचारी को देखेंगे तो आर्थिक स्थिति उसकी सुधरेगी और साथ ही साथ जो नियोक्ता है उसे, जो कि पेंडेमिक के दौरान जो लेबर शॉर्टेज की कमी थी, जो लेबर शॉर्टेज की जो समस्या थी, जो उसके वो सामना कर रहा था, उससे उसको क्या होगा, उस समस्या के समाधान भी उसको प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। तो यही है असीम पोर्टल का प्रावधान जो है, प्रबंधन किस मंत्रालय के जो किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देखा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और ये किसके तत्वाधान में? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा 6 दिसंबर 2021 को किस देश के साथ अपने पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, ठीक है। रूस के साथ भारत ने अभी हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किया। देखिए, इसके पहले भारत ने सबसे पहले वर्ष 2017 में अमेरिका के साथ जो है इस तरह की वार्ता जो उसने शुरू किया था, जो ये 2+2 वार्ता है, मंत्री स्तरीय वार्ता। अब देखा जाए उसके बाद उससे जापान, फिर उसके बाद देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, अभी हाल ही में रूस के भी साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत कर दी है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। तो ये जो शुरुआत किया गया है 6 दिसंबर को किया गया है और ये अपनी, यानी कि भारत और रूस के साथ जो है ये 2+2 मंत्री स्तरीय जो है वार्ता वो शुरू हुई है। और भारत ने इस वार्ता के दौरान देखा जाए 2 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, एक तरीके से हम पहले वार्ता को समझ लेते हैं। ये जो 2+2 वार्ता जो है ये एक मंत्री स्तरीय वार्ता, यानी कि 2 देशों के किसी राष्ट्र प्रमुखों के बीच में इसमें वार्ता नहीं होती, बल्कि 2 देशों के जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच के मध्य में, उनके मध्य की वार्ता की जाती है। और इसमें देखा जाए 2 मंत्रालय जो है वो कौन कौन से हैं? एक रक्षा मंत्रालय हो जाएगा और दूसरा आपका विदेश मंत्रालय, ठीक है। तो रक्षा के क्षेत्र में दोनों जो देश हैं आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे को, और दूसरा विदेश मंत्रालय आपस में जो विदेश मंत्रालय के तहत जो उनके संबंध है उनको क्या करेंगे? वो बढ़ाएंगे, ठीक है। यही इसका उद्देश्य होता है इस वार्ता का। और इस वार्ता के दौरान देखा जाए तो जो भारत और रूस ने, दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक संयुक्त उद्यम के तहत जो है लगभग 6 लाख AK
203 राइफलों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ये जगह भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पे देखा जाए इन दोनों देशों ने जो है वर्ष 2021 से लेकर 2031 तक यानी कि लगभग एक दशक के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने के लिए भी इस वार्ता के दौरान दोनों ने जो है हस्ताक्षर किए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड बात करते हैं रूस जिसकी राजधानी फ्रेंड मॉस्को है। ठीक है, और इसका जो मुद्रा है वो रशियन रूबल जो है वो यहाँ की जो है मुद्रा होती है। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 दिसंबर को भारत और किस देश के मध्य मैत्री दिवस मनाया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो देखिए मैत्री दिवस जो मनाया गया है वो अभी इसी वर्ष जो है प्रधानमंत्री जी और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके बीच में निर्णय लिया गया। और भारत ने, जो कि आपको पता है बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का हुआ करता था, लेकिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया पाकिस्तान से और एक नए देश के रूप में आया। इस नए देश को 6 दिसंबर 1971 को भारत ने मान्यता दिया। ठीक है, और इसी देश को, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए या फिर एक स्मृति के रूप में याद करने के लिए इस दिन को 6 दिसंबर को भारत ने मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। क्योंकि इस वर्ष भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्च में बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे और हम लोगों ने बताया था कि इस पे चर्चा भी किया था कि पेंडेमिक के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा थी वो बांग्लादेश की थी और इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए थे और इसी दौरान ये निर्णय लिया गया था कि 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि इसी दिन इस वर्ष देखा जाए 26 मार्च 2021 में जो बांग्लादेश है वो अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था और इसी उपलक्ष्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें एक ये था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 1971 में जो नवगठित देश बांग्लादेश को चिन्हित करने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया था। और देखा जाए बांग्लादेश की आज़ादी के 10 दिन पहले जो देखा जाए भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ देखा जाए द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक कौन था फ्रेंड? भारत था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वहीं पे देखा जाए अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश इसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग बांग्लादेश का मैप देख लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण हमारे पड़ोसी हैं और साथ ही साथ हमें ये देना चाहिए कि कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के वो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पे देखिए असम की थोड़ी सी सीमा जो है, यहाँ पे देखिए असम की जो सीमा है वो पूरी तरीके से यहाँ से भी उत्तर से दक्षिण से जो है वो बांग्लादेश को टच करती है। मेघालय जो है वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए, मेघालय जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं त्रिपुरा जो है वो भी अपने जो है बांग्लादेश के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है। तो देखा जाए यानी कि 4 जो राज्य हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये चीज़ ध्यान रखेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा GRSE, ठीक है, द्वारा लॉन्च किया गया, GR यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? विक्रम, कार्मिक, संध्याक या फिर शक्ति। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सी। ठीक है, संध्याक जो है वो GRSE द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। और यहाँ पे देख लेते हैं ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जो है पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? संध्याक है। और इस पोत की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह पोत जो है वो बंदरगाहों और जो बंदरगाह के दृष्टिकोण की पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है। और इसी के साथ साथ देखा जाए ये जो जहाज है वो हमारे जितने भी समुद्री सीमाओं का जो है सर्वेक्षण करेगा और जितने भी समुद्री विज्ञान संबंधी जो आंकड़े हैं उनको संग्रह करेगा, उनको एकत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन? आपका संध्याक, जिसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है, वो किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हैरान ड्रोन प्राप्त हुए हैं? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल या फिर रूस। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
इजराइल से भारत को देखा जाए, हैरान ड्रोन प्राप्त हुए हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं का उद्देश्य क्या है, जो भारत की जो सेना है उनकी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है आपातकालीन खंड के तहत एक उन्नत इजरायली हैरान ड्रोन प्राप्त हुए हैं। और इस ड्रोन को फ्रेंड किसकी सीमा पे लगाया जाएगा, जो भारत और चीन की जो सीमा है लद्दाख के पास, वहाँ इसको तैनात किया जाएगा। तो जो लद्दाख सेक्टर में जो कुछ भी चीनी गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, हैरान ड्रोन, जिसको हम इजराइल से प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अधिग्रहण हुआ है सरकार के द्वारा रक्षा बलों को दी गई इस आपातकालीन वित्तीय शक्ति के तहत किया गया है, और जिसके तहत 500 करोड़ रुपए के उपकरण और सिस्टम जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, किसके तहत, जो है आपातकालीन वित्तीय शक्ति के तहत कितने करोड़ का, 500 करोड़ रुपए के उपकरण और सिस्टम हम खरीद सकते हैं। जब बात करते हैं हम इजराइल की राजधानी फ्रेंड तल अवीव है। ठीक है, तल अवीव इसकी राजधानी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली नवा शकील। ठीक है, इजरायली नवा शकील जो है वो यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नफताली बेनेट। ठीक है, नफताली बेनेट जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास है जिसका नाम है इक्वेरियम का 11वां संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित किया गया, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, मालदीव या फिर मॉरिशस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। ठीक है, मालदीव और भारत के बीच में जो है इक्वेरियम का अभी हाल ही में देखा जाए तो 11वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये अभ्यास हुआ है, ठीक है, इक्वेरियम का वो 11वां संस्करण था, जिसका देखा जाए भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। कब हुआ है, 6 दिसंबर 2021 में हुआ है। कहाँ पे आयोजित किया गया, ये किया गया कठदू द्वीप में किया गया, जो कि कहाँ पे है, मालदीव में है। ठीक है, इसका समापन देखिए अभी हो गया, चूंकि अभी चल रहा है, 19 दिसंबर 2021 को इसका समापन होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि जो दोनों देशों की जो जमीन और जो समुद्र दोनों पर जो है इन पे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझना और आतंकवादी विरोधी अभियानों आदि को संचालन करने में मदद करना एक दूसरे की, इसी अभियान का इस जो है जो अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मालदीव की, जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड, माले है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन से, रुपया। ठीक है, मालदीवी रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका नाम है इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, सोली जो है वो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र विकसित किया गया है, भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा या फिर सीडेक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र जो है वो विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है किस मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके तहत था, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के तहत था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत था। सर्वर को डिज़ाइन जो किया गया है, सर्वर डिज़ाइन का उपयोग किसमें किया जाएगा, जो वाणिज्यिक सर्वरों के निर्माण और गणना निष्पादन के दसियों पेटाफ्लॉप के बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस सर्वर का जो है रुद्र सर्वर का इस्तेमाल, जो कि पहला स्वदेशी सर्वर है, किसके द्वारा विकसित किया गया, सीडेक के द्वारा विकसित किया गया। किस मिशन के तहत किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, वेंकैया नायडू ने या फिर अमित शाह ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया फ्रेंड, नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 2 दिसंबर को जो है 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। ये जो सम्मेलन हो रहा है वो किसके तत्वाधान में किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों और सांसदों के फोरम तथा डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो फोरम के जो सदस्य हैं उनका दायित्व क्या होगा, जितने भी वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके अधिकारों को और सरकार की जो पहल है, जो इनके लिए जो सरकार की पहल है, उस पहल के बारे में उनको जागरूक करना जो है इन फोरम के सदस्यों का दायित्व होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वंचित वर्ग के लोग होंगे। अगला है हमारा,
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है? सेमेरू, किलाउआ या फिर पावलोव या फिर मोना लाओ? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेमेरू ज्वालामुखी जिसे हम द ग्रेट, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट माउंटेन के भी नाम से जानते हैं। और इसी में हाल ही में भी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, और ये जो ज्वालामुखी है ये जावा द्वीप में उच्चतम ज्वालामुखी में से एक है। और देखा जाए उच्चतम ज्वालामुखी और साथ ही साथ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कौन सा ज्वालामुखी? सेमेरू, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए हाल ही में इस द्वीप, जो ये द्वीप है इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जावा द्वीप पे जो सेमेरू ज्वालामुखी है उस पर 4 दिसंबर को अभी इसमें ये फट गया है, इसमें विस्फोट हुआ है। और ये द्वीप को देखा जाए, जावा द्वीप का यह सबसे ऊंचा पर्वत सेमेरू, जो कि कितने मीटर से अधिक ऊंचा है? 3600, जिसे हम 12,000 फीट से अधिक जो है इसकी ऊंचाई है। और यह लगभग देखा जाए वहाँ के 130 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए अभी इसमें ये जो है 1818 के बाद यह कम से कम कितनी बार फूट चुका है? इसमें 55 बार जो है विस्फोट आ चुका है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं इंडोनेशिया में जो बार बार जो है भूकंपीय गतिविधियों का, ज्वालामुखी विस्फोट का जो कारण बना रहता है, उसका कारण ये है कि जो आपका इंडोनेशिया जो द्वीप है वो रिंग ऑफ फायर, जिसे हम प्रशांत रिंग ऑफ फायर के भी नाम से जानते हैं, वहां पर स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे, तो उसमें जो स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं उनका जो संचलन होता है, उसका जो अभिसरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है इस प्लेट में बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। और इसी कारण देखा जाए तो रिंग ऑफ फायर ये एक अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। बड़ी संख्या में यहाँ पे ज्वालामुखी और आपका भूकंप आता है। ज्योग्राफी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ रहे होंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आ जाएगी कि क्या कारण है कि बार बार ऐसी जगहों पे, इन प्लेटों पे जो द्वीप स्थित है, जो देश स्थित है, उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि जापान हो गया आपका, जैसे कि जो है इंडोनेशिया को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से संबंधित जितने भी द्वीप हैं जो चर्चा में बने रहते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्नों पर बढ़ते हैं। और आखिरी प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना जो है वो शुरू किया गया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया गया, जो कुछ महिलाएं जो घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, उनको फिर से बैक टू वर्क लाने के लिए ये सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है। तो राजस्थान सरकार ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जिन महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी थी, उन महिलाओं के लिए जो है बैक टू वर्क जो है वो योजना शुरू किया है। और यह लक्ष्य, इस जो योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया वो अगले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र की मदद से लगभग 15,000 महिलाओं को क्या किया जाएगा? रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। और ये महिलाओं में ये जो योजना है वो बेसिकली किसके किसके लिए जो है मददगार साबित होगी या प्राथमिकता दिया जाएगा जिसको, उसमें देखिए जो विधवाएं होंगी, जो परित्यक्त जो महिलाएं होंगी, जो तलाकशुदा महिलाएं होंगी या फिर जो हिंसा के शिकार महिलाएं होंगी, उन महिलाओं को इस योजना के तहत प्राथमिकता दिया जाएगा। और इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों तक लोग 15,000 महिलाओं को रोजगार जो है मुहैया कराया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। यही इस जो योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से था हमारा आज का 10 MCQs। अब हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे हम क्विक देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड 5 दिसंबर को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम क्या थी विश्व मृदा दिवस की 2021 की? मिट्टी का लवणीकरण रोकें, मिट्टी का उत्पादन बढ़ाएं। ठीक है, अभी हाल ही में देखें जूनियर विश्व हॉकी कप 2021 हुआ था, उसमें किस देश की जीत हुई है? अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना देखा जाए जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? 6 दिसंबर को मनाया गया। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी के जो है महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा भारत में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने सिप्रियंस फोयस पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ये जीता है निखिल श्रीवास्तव ने जीता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है ये? सिप्रियन फोयस पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? फ्रेंड ये किया गया है विक्टर एक्सेलसन को जो है इसे नामित किया गया है।
एक्सेलसेन जो है विक्टर एक्सेलसेन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। अगला है हमारा कोनिजेती रोसैया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। जिस अरब देश ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने का निर्णय लिया या फिर समझौता किया है, वो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ समझौता किया है, किस लिए? 80 राफेल लड़ाकू जेट जो है विमान को खरीदने का। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भविष्य निधि आयोग के रूप में किसे चुना है? वो नाम देखें, नियुक्ति से किया है, नीलम शम्मी राव को किया है। हमारा आखिरी है कि ऑल इंडिया रेडियो ने चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? AIR ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही है। तो इस तरीके से था आज का हमारा 10 फैक्ट्स। अब जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल पे हमारा है कि यूपी के बहराइच के गांव को इको टूरिज्म केंद्र बनाया गया है। बहराइच के गांव का नाम क्या है? बलई गांव। तो बलई गांव जो कि एक बहराइच का गांव है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसको देखा जाए इको टूरिज्म का केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला कहाँ रखी है फ्रेंड? लखनऊ में रखी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला गृह मंत्री के द्वारा लखनऊ में रखा गया है। वहीं हमारा नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये किया जाएगा 2500 रुपए की। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, पेंडेमिक के दौरान जो बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, जो अनाथ हो गए, उन बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। वो योजना थी बाल सेवा योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रति माह जो है उन बच्चों को 2500 रुपए जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। वहीं बात करते हैं अयोध्या में जो प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को क्या नाम दिया गया है? नेशनल हाईवे 227B। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। कहां से किया गया? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रथम चरण था, जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में किया गया था, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ही किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और चरण 2 का भी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड, इस तरीके से आज हम लोगों ने लगभग 10 MCQs को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जाए 10 जो है आपके फैक्ट्स को डिस्कस किया, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने 5 अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल को डिस्कस किया। ठीक है, तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। बाकी सेशन अच्छे लगे हों तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलते। बाकी फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।